नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक आपका वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, दोनों हम लोग साथ में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग दोनों को साइड साइड में देखेंगे। देखिए क्या है ना कि वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इतने मतलब कब ट्रांजिशन होता है, कौन सी चीज़ें यहाँ से वहाँ कब चली गई, क्या चेंजेस होता है, वो अगर आपको पता चल गया तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकोगे कि वैदिक पीरियड क्या है और लेटर वैदिक पीरियड क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को अभी भी मतलब जो काफ़ी समय तक पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं। इनफैक्ट आई हैव स्टूडेंट्स लाइक दैट जो 3-4 साल से इस चीज़ को सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को अभी तक डाउट होता है कि वैदिक पीरियड क्या है और लेटर वैदिक पीरियड क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए साइड बाय साइड करके पढ़ेंगे। बगल बगल में एक तरफ वैदिक पीरियड होगा, एक तरफ लेटर वैदिक पीरियड होगा, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू। ठीक है, मैं बारी बारी सबको बताता जाऊंगा इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्या होगा, तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। हम लोग सोशल, रिलीजन, इकोनॉमी, ट्रेड वगैरह सब बारी बारी से देखेंगे, तो हर एक पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करके पढ़ेंगे, सो दैट दोनों एक साथ हो जाएगा, हमारा साथ ही साथ हो जाएगा। और दूसरी चीज, एक ही जगह पे होने की वजह से आपको आसानी से याद रहेगा कि वैदिक में ये था और लेटर वैदिक में ये चेंज हो गया। ओके, दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर मोर। ठीक है, और अगर इन केस आप लोग को लेटर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे वैदिक का अलग चाहिए, लेटर वैदिक का अलग चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अपॉन दैट एंड अपलोड इन दिस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में मैं उसको ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इट इज़ बिलीव कि आर्यन माइग्रेट किए इंडिया में काफ़ी सारे वेव्स में, काफ़ी सारे सेवरल वेव्स में आए। देखिए मैं आप लोगों को फोटो दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में आने से पहले इन लोग काफ़ी सारे जगह पे घूमते फिरते, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, फिर ऐसा घूम के यहाँ गए, यहाँ पे गए, फिर उसके बाद वहाँ से मूव करके इस तरफ आए, यहाँ पे काफ़ी देर तक सेटल किया, फिर दूसरे वेव में यहाँ पे आए, तीसरे वेव में, ऐसे काफ़ी सारे वेव्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। वहाँ के जो मतलब रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह है, या कोई भी टेक्स्ट वगैरह, रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें, कोई भी टेक्स्ट वगैरह हो या एविडेंसेस हो, या वहाँ पे कुछ खुदाई वगैरह करने पे मिलता है, तो हम लोग को पता चलता है कि आर्यंस जो है बहुत सारे स्ट्रीम्स में आए हैं। एक बार में ऐसे सारे के सारे आर्यंस आ गए ऐसा नहीं है, काफ़ी स्ट्रीम्स में आते हैं, थोड़े आते हैं, फिर उन लोग अपने वहाँ पे मतलब चिट्ठी लिख के भेजते हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे चिट्ठी विट्ठी का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि भाई चिट्ठी नहीं तो व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देते कि भाई चले यार, यहाँ पे रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इधर आ जा, हम लोग ऐश करेंगे, आराम से रहेंगे। ठीक है, तो बाकी सेकंड स्ट्रीम आते हैं, सेकंड स्ट्रीम आते हैं तो वो भी अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अरे इधर आ जा भाई, अब तेरा भाई सेटल हो चुका है, आ जा इधर, भाई का अपना घर है अच्छी तरीके से। तो ये वेव्स में आ रहे हैं, काफ़ी सारे वेव्स में आ रहे हैं, एक बार में सबके सब नहीं आने वाले। दैट इज़ वाई वी नाउ हैव द एविडेंसेस कि ये वेव्स में आए थे, आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में एंटर करता है। ठीक है, बोलन पास आपका कौन सा, दो चार पासेस है, मैंने ज्योग्राफी के मैपिंग में बताया, वो सारे पासेस से आते हैं। ओके, बारी बारी से देखते हैं। मेनली इनिशियली इन लोग पास्टोरल थे, इन लोग का मेन काम ये था कि कहीं पे भी चारागाह मिल जाए, मतलब खाने पीने के लिए बस ग्रासलैंड्स मिल जाए, मेरे जानवर खा पी लें, हम लोग अपना कुछ ना कुछ इधर उधर से खाना पीना इकट्ठा करके, या हमारे जानवर जो खाना देंगे, दूध दही ये सब जो देंगे, उन्हीं से हम लोग पेट भर के अपना काम चलाएंगे। दे वर काइंड ऑफ ए लैक्टो वेजिटेरियन, या फिर सॉरी लैक्टो पास्टोरल टाइप के थे, मतलब दूध पे इन लोग का डिपेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा होता था। एंड उसके अलावा इन लोग पास्टोरल एंड फूड गैदरिंग वगैरह के एक्टिविटीज़ में लगे थे। ठीक है, यस दे वर नोन टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इन लोग को पता था, इन लोग अच्छे से जानते थे कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, या डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स कैसे किया जाता है। मोर प्रिसाइजली द वर्ड शुड बी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। एग्रीकल्चर मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो थिंग्स किए जाते हैं उसको एग्रीकल्चर, जैसे फार्मिंग है। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपका जो फार्मिंग है वो कैसे किया जा रहा है, वो जो मॉडर्न फार्म तरीके से किया जाता है, उसका रोपाई जुताई कटाई वगैरह जो किया जाता है, इट इज़ नोन एज द फार्मिंग। ये एक्चुअल प्रोसेस है आपका एग्रीकल्चर, लेकिन उतना डीप में उनको नहीं पता, लेकिन उनको डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स पता था कि हाँ ये प्लांट जो है इसको इस तरीके से उगाया जा सकता है, गड्ढा खनो, उसके अंदर बीज को रखो, उसको प्लांट, उसको पानी वगैरह दो, सनलाइट आना चाहिए, ऐसे वैसे चीज़ें केयर प्रोवाइड करो तो इट विल ग्रो इनटू प्लांट वगैरह तरीके से, ये इन लोगों को पता था। ठीक है, तो ये लेकिन इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका पास्टोरल फार्म, पास्टोरलिज्म एंड फूड गैदरिंग था। ओके,
हम लोग को आर्यंस के बारे में किससे पता चलता है? ऋग्वेदा से पता चलता है। ऋग्वेद में इनके बारे में अच्छी तरीके डेफिनेटली चीज़ें दी गई है, आर्यंस क्या थे, लेकिन एग्जैक्ट इनका प्लेस ऑफ लोकेशन या कहाँ से इन लोग माइग्रेट करके वो नहीं है, रेफरेंसेस में आया है। आगे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से रेफरेंसेस में हम लोग क्या पता चलता है या हम लोग क्या डिड्यूस करते हैं, वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन ऋग्वेद इज द मेन बुक जिससे के द्वारा हम लोग को पता चलता है आर्यंस के बारे में। ओके, इसके अलावा इराक में कैसेट इंस्क्रिप्शन वहां पे हम लोग को मिला है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ से आर्यंस नेम नेम वहाँ पे अपियर होता है, अच्छी तरीके से लिखा गया कि आर्यंस नाम के लोग यहाँ पे आए थे, दे स्टेड हियर एंड दे आफ्टर वेंट टू द इंडिया की तरफ उन लोग मूव कर गए या इंडिया की तरफ उन लोग चले गए। ठीक है, ऑल्सो देर इज ए मिटानी इंस्क्रिप्शन जो कि सीरिया में है, उसमें भी ये साक्ष्य मिलता है, उसमें भी लिखा हुआ मिलता है कि भाई आर्यंस नाम के लोग यहाँ पे आए थे, उन लोग यहाँ पे रहते थे और फिर यहाँ से उन लोग ने एज ए मूव किया फ्रॉम द इस रीजन से मूव करके वो अगले रीजन में या फिर इराक में या फिर अफगानिस्तान में या फिर इंडिया की तरफ वो मूव कर जाता है। नाम नहीं आता है कि इराक ऐसा नहीं, उस समय तो कुछ और ही नाम हुआ करता था ना, तो उस हिसाब से नाम आते हैं। ओके, इनिशियली इन लोगों ने सेटलमेंट कहाँ बनाया? आपके नॉर्थ वेस्टर्न वैली के रीजन में बनाया। मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा नॉर्थ वेस्टर्न वैली के रीजन, ये आपका एक्चुअली जो अर्ली वैदिक पीरियड है या जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो ये वैली पीरियड है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोलते हैं रिवर्स है जो प्रोमिनेंट है। ठीक है, 7 रिवर्स है, मैं आप लोग को सारे रिवर्स दिखाता हूँ। ये देखिए आपका सिंध, वितास्ता, असिकिनी, पुरुषनी, सतुद्री और सरस्वती। एक और रिवर, ये 6 रिवर्स हो गए। एक यहाँ पे रिवर है जिसका नाम है कुरमू रिवर। ठीक है, शास्त्रों में इसको मतलब ऋग्वेद में इसका नाम है कुरमू रिवर, बाद में इसका नाम पड़ता है काबुल रिवर। ठीक है, अब चल के अब इसका नाम पड़ गया काबुल रिवर। ओके, इसी के तट पे आपका काबुल है। ओके, इस तरीके से इसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो ये जो 7 रिवर्स है इसके वजह से इसका नाम पड़ता है सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव, ऐसे INDHAV, सैंधव प्रदेश। ठीक है, ये इसका नाम पड़ता है और ये ऋग्वेद में कई जगह पे मेंशन किया जाता है इस रीजन को, सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यंस आके रहते हैं, यहाँ पे इन लोग का घर है, इस तरीके से वहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, दैट इज वाई वी हैव टू कोड दिस एज इट इज, जैसा है ये ऐसा का वैसा हम लोग को वैसे लिखना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट वेव में इन लोग यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, पहले इतना आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दिखाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होगा, अभी इन लोग इस रीजन में थे, सप्त सिंधु वाले रीजन में थे, अब इन लोग इस रीजन में आना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। फिर उन लोग को पता चलता है कि यस यहाँ पे जैसे पानी का सोर्स था वैसा ही यहाँ पे भी भयंकर पानी का सोर्स है, गंगा है, यमुना है। ठीक है, तो उन लोग जब इस रीजन को पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे इंक्लूड करना तेजी से इन लोग बाहर की तरफ करते हैं, तेजी से बाहर की तरफ मतलब ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पानी जब अवेलेबल है, पानी की काफ़ी सारी मतलब रिसोर्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है और फर्टाइल प्लेन आसपास दिख रहा है, खाना उगाओ खूब खाओ और आगे बढ़ते जाओ। इस तरीके से इन लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ओके, दिस इज वाई दे वर सो मच सक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा इन लोग का, लेकिन फिर भी इन लोग का यही मेन काम यही था कि नोमैडिक लाइफ इन लोग जी रहे थे। पास्चुरलिज्म मैंने आपको बताया, इन लोग पास्चर्स की खोज में अपने गायों के लिए जो खाना पीना है उसके खोज के लिए इन लोग यहाँ से वहाँ दर बदर घूमते रहेंगे। एंड जब तक ये अल्टीमेट पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के रीजन में पहुंच जाते हैं तो उसको नाम देते हैं आर्यवर्त, क्योंकि आर्यंस है तो आर्यंस का वर्त है, मतलब वर्त मतलब जगह। ठीक है, तो आर्यवर्त इसको नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट इस पीरियड जो पूरा का पूरा आपका आर्यन पीरियड है या वैदिक पीरियड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड या फिर सिर्फ वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड इसको कहा जाता है, वो आपका 15 BC से लेके 1000 BC के बीच में है। एंड जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 BC से लेके 600 BC के बीच में। ओके, बारी बारी से सबको देखेंगे। फर्स्ट आते हैं ओरिजिन, आर्यन उसका ओरिजिन कहाँ से है। क्या एक डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये सारे इंपॉर्टेंट थियरीज है जो यहाँ पे लिस्ट है, इसके अलावा भी एक दो नॉन प्रोमिनेंट थियरीज है तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया है, यही सिर्फ इंक्लूडेड थियरीज है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। ठीक है, फर्स्ट जो सबसे रिकॉग्नाइज थियरी आयरन बोला आर्यन माइग्रेशन थियरी। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंटली थियरी मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है और इसी का सबसे ज़्यादा अभी तक वर्चस्व है और इसी के बेसिस पे अदर थियरीज बने हुए हैं कि आर्यन माइग्रेट तो किए, ये तो हम लोगों ने मान लिया, लेकिन उस माइग्रेशन का
जो सोर्स था वो क्या है, इसके ऊपर अलग अलग थियरीज बनती चली जाएंगे। तो फर्स्ट आते हैं मैक्स मुलर जी, बोलते हैं कि दे वर द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैक्स मुलर ये जो दिख रहे हैं पागल जैसे, ये आपके सेंट्रल एशियन ट्राइब्स की बात करते हैं कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे जो वहां से यहाँ पे आने लगे, क्योंकि अपर रीजन में ग्लेशिएशन हो सकता है, या फिर वहां पे जो चारागाह था या फिर जो ग्रासलैंड थे वो सूखने लगे, या फिर वो बर्फ के नीचे आने लगे, जिसकी वजह से दे वर फोर्स टू मूव डाउनवर्ड्स, या इक्वेटर की तरफ या फिर साउथ की तरफ मूव करना उन लोगों ने स्टार्ट किया। एंड दे रिच इंडिया, या फिर सब सिंधु प्रदेश में आते हैं, उसके बाद फिर वो गंगा के उससे फिर इस रीजन में आ जाते हैं, आर्यभट्ट में। ओके, नेक्स्ट है यूरोपियन थियरी, इसके एडवेंट करने वाले हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कहते हैं कि भाई एक्चुअली में आर्यंस जो थे वो सब यूरोप से आए थे, यूरोप से। अभी मैंने आपको जो इसमें दिखाया, इसमें आपको बताया कि ये जो रीजन है, इस रीजन से इन लोग समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य हम लोग को मिले हैं कि यहाँ से इन लोग आए होंगे, तो दिस इज द यूरोपियन रीजन, तो यहाँ से इन लोग आते हैं। इनफैक्ट जर्मनी जो हिटलर था, हिटलर इसी पूरे बेस के ऊपर ही लड़ा है कि आर्यंस, वी वर द आर्यंस, नॉर्डिक रेस है हमारा, ठीक है, आर्यन। उसने यही अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था और हमेशा अपने स्पीच में बोलता था कि आर्यंस आर मेड टू रूल द वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज वाई वो अपने आप को बाकी सारे रेस से सुप्रीम मानता था और उसने ऐसे ऐसे कांड किया, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये विलियम जोन्स कहता है कि भाई आर्यंस जो है वो आपके यूरोप से आया है, यूरोप इनका एक्चुअल घर है, एक्चुअल घर आर्यंस का वहां से है, और ड्यू टू सम ग्लेशिएशन एंड अदर टेम्पररी एक्टिविटीज की वजह से वो वहां से निकल के इंडिया की तरफ चले आए, धीरे धीरे उन लोग को इंडिया अच्छा लगना है और दे स्टेड हियर। ओके, नेक्स्ट है इंडियन थियरी, ये अब प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों? जब राखी गढ़ी में जो वुमेन्स के स्केलेटन्स पाए गए, तो उसके जब डीएनए एनालिसिस किए गए तो पाया गया कि भाई आपका जो आर्यन माइग्रेशन थियरी है, मतलब वो कहीं से आए हैं, वो गलत है। ऐसा उन लोगों ने पाया कि जो यहाँ के जो वुमेन के स्केलेटन्स मिले हैं उसमें जो आपके डीएनए हम लोग ट्रेस कर पा रहे हैं, उससे ये पता चला कि भाई ये वुमेन्स हमेशा से इसी जगह पे रही है, ये कभी किसी और जगह से आई नहीं है, मतलब एक से पर्टिकुलर वुमेन है, उसकी पूरी जीनियोलॉजी जो है वो इसी रीजन से आई है, इसी रीजन में उसका उसका मतलब 7 पुरुष जो कहा जाता है, वो 7 पुरुष 10 पुरुष वो यहीं पे रही है। और हम मतलब इसको डीएनए एनालिसिस से हम लोग रिफ्यूट करते हैं। तो इसके जो प्रोपाउंडर्स है वो डॉक्टर संपूर्णानंद है, एसी दास है, गंगानाथ झा है और अदर उनके साथ मिलकर, ठीक है, ये सारे के सारे इसको प्रोमिनेंटली बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर्कटिक रीजन थियरी, ठीक है, इसके बारे में मैंने कई बार मैपिंग के अंदर बात किया हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि भाई आर्कटिक रीजन जो आर्कटिक सर्कल जो आपका अर्थ के ऊपर जो ऊपर वाला रीजन है, वहां पे आर्कटिक रीजन जो है, उस रीजन से हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने साइबेरिया को प्रोमिनेंटली कहा है, साइबेरिया का आर्कटिक रीजन प्रोमिनेंटली कहा है, लेकिन उन्होंने रेफरेंस दिया है कि आपका जो नॉर्डिक रीजन है या स्कैंडिनेवियन रीजन है, वहां से हो सकता है हम लोग आए हो, जो मैंने कई बार आप लोग को मैपिंग में बताया हुआ है, ठीक है, मैपिंग में नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ओके, लास्ट थियरी है, मतलब जो मोस्ट प्रोमिनेंट थियरी में से है, तिब्बतन थियरी, ठीक है, इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था अपने किताबों में, अपने वचनों में, कि भाई हम लोग जो है, हम लोग हमारा जो बेस है वो तिब्बत है, तिब्बत से हम लोग आए हैं, हमारा तिब्बत से हम लोग ने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया, और वहाँ पे चूंकि इतना खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा पास्चुरल वो सब एग्रीकल्चर के लिए चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग ने वहाँ से डाइवर्सिफाई किया एंड देन वी फाउंड द इंडिया, और इंडिया में हम लोग फिर बसते चले गए। दिस इज व्हाट द थियरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज जो आर्यन माइग्रेशन थियरीज को सपोर्ट करती है, वो सब पे आया है, एक्सेप्ट फॉर इंडियन थियरी, इसके सिवा बाकी सारे के सारे जो थियरीज है वो आपकी माइग्रेशन थियरी को सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स की बात, मतलब अब स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ों को बारी बारी से लेना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल जो आपका चीज़ें होंगी वो सब इसी तरीके से होगा, आपका इस तरफ अर्ली वैदिक पीरियड होगा, एक तरफ आपका लेटर वैदिक पीरियड होगा, और उसके साइड में यहाँ पे एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करके बारी बारी से करते चले जाएंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन क्या था, ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे इन लोग आए, तो मैंने आपको जैसे बताया इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज वाले रीजन में सप्त सिंधु प्रदेश जो था, वहां पे उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया, उसको उन्होंने सप्त सिंधु का लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और उसमें से सरस्वती को सबसे होलीएस्ट रिवर का दर्जा दिया, नदी तमा कहा गया इसको, ठीक है, नदी तमा मतलब नदियों की माँ है, ये नदियों से सबसे ऊंची है, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा इस पार्ट इससे रह गया है आपके घग्गर रिवर के, उसमें घग्गर हाकरा चैनल जो है वो अब बचा हुआ है बस, सरस्वती पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट है
लेटर वैदिक, इसी समय पे लेटर वैदिक को भी इसी में कर लेंगे तो पता चल जाएगा। इन लोग ने जैसे बताया कि इन लोग ने अपने डायरेक्शन से ईस्टर्न रीजन में और घूमना स्टार्ट किया। ये वाला जो मैं आप जस्ट मैंने जो आप लोग को ये वाला दिखाया कि यहाँ से इन लोग ने मूव किया, ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करने इन लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। दिस इज व्हाट इस रीजन में कुरु पांचाल रीजन जो होगा इनका कोर एरिया बन गया। यहाँ पे देखिए ये कुरु होगा, ये पांचाल एरिया, ये एरिया इनका कोर एरिया बन गया। इस रीजन से इन लोग मूव करना स्टार्ट करते, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रामायण महाभारत इस किताबों में आप लोग इन सब का नाम जान सकते हैं आसानी से, ओके। इनफैक्ट एक स्टोरी है आपके सतपथ ब्राह्मण के अंदर विदेगा माधव में, उसमें ये कहा जाता है कि जो विदेगा माधव है वो ईस्ट ऑफ गंडक रिवर जाता है, ईस्ट ऑफ गंडक रिवर जाता है विद द हेल्प ऑफ फायर गॉड, ठीक है, अग्निदेव की मदद से। ये आपका जो ये जो दिख रहा है ऐसे समय पे ये लग, ठीक है, ये जो आपका ये जो आपकी दिख रही है यहाँ पे ये रिवर है आपकी गंडक रिवर, ठीक है, ये गंडकी रिवर है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ वाली जो है, सॉरी ये वाली तो आपकी कोसी है, ओके, ये कोसी रिवर है, ये आपकी गंडक रिवर है, ठीक है। ये गंडक रिवर जो है इस रिवर के ईस्ट में वो गया, इस रिवर के ईस्ट में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फायर गॉड, मतलब फायर अग्नि देवता साथ में नहीं चल रहे हैं, आग लेके जा रहा है उस रीजन को, वो आग लगाते जा रहा है, या उस रीजन में उसको जहाँ जहाँ पे दिख रहा है कि हाँ जंगल ज़्यादा है इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो उसको आग लगा दे रहा है, वहाँ पे क्लियरिंग करके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे वो करके, एग्रीकल्चर फर्टिलिटी इस तरीके से चीज़ें। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रेफरेंस है गॉड का रेफरेंस, मतलब इस तरीके से नहीं कि भगवान साथ में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके हाथ में आग है, उसके पास कुछ आग का मशाल वगैरह होगा, या फिर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो आग जलाते चला जा रहा है और उस एरिया को क्लियर करता चला जा रहा है, वहाँ पे आगे खेती वगैरह होती होने वाली है, ओके। दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ यू इंटरफेयर, मतलब इंटरप्रेट, सॉरी इंटरफेयर बोला। नेक्स्ट रेफरेंस टू द सी की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर सी का समुद्र टर्म आता है, समुद्र टर्म। हालांकि जो स्कॉलर्स बोलते हैं, स्कॉलर्स का कहना यह है कि भाई ये समुद्र मतलब वाटर का एक बड़ा सा जमावड़ा, नॉट ओशन, ओशन की बात नहीं हो रही है या सी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समुद्र का मतलब ये हो रहा है कि एक बड़े पानी का जमावड़ा कहीं पे है, तो दैट इज नोन एज समुद्र, ओके। नेक्स्ट लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, इसमें जो बुक्स लिखे जाते हैं आपके, जो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को कि ऋग्वेद के सिवा जो बाकी आपके यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है वो इस समय लिखा जाता है आपके लेटर वैदिक पीरियड में। दैट इन सब किताबों के अंदर, इन सब बुक्स के अंदर आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज जो आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल सी है, सबका नाम आप लोग को सुनने को मिलता है, नर्मदा विंध्यन माउंटेन्स, ये सब के बारे में भी पता चलता है, जबकि आपके ऋग्वेद में इन सब के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हम लोग इस तरफ से इस तरफ मूव करना, मतलब वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पॉलिटिकल डायमेंशन पे कि पॉलिटिकल कैसा था उस समय का, जो पॉलिटिकल मैं कहूँगा स्ट्रक्चर या हायरार्की वो किस तरीके से था, कैसे कैसे किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस टाइप का था, तो मोनार्की थी, सीधी सी बात है। उस समय मोनार्की के सिवा और कोई चीज़ें समझ में आती नहीं थी लोगों को, उस समय रिपब्लिक को आप नहीं इमेजिन कर सकते ना। हालांकि यहाँ पे रिपब्लिकन मोनार्की है, ये भी आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोनार्की तो है लेकिन वो हेरिडेटरी नहीं है, पुश्तैनी नहीं है कि हाँ ये राजा थे तो उनके बच्चे को राजा बनाना पड़ेगा, ये पुश्तैनी नहीं है। आपस में क्लैन पूरा डिसाइड करता था, उसमें से एक व्यक्ति को चीफ, राजन, ठीक है, राजा जो राजा बोला जाता है, तो राजन शब्द वहां से आता है, उसको उन लोग को अपॉइंट करते थे। इसको उन लोग गोपति या फिर गोपा कहते थे, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द काउ, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द काउ। क्योंकि इसका जो इस पूरे के पूरे क्लैन का मेन, मैंने आप लोगों को क्या बताइए मेन काम क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, पास्टोरलिज्म। तो इन लोग के लिए जो गाय है, जो कैटल्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही उनका एक्चुअल खजाना है, वही उनका एक्चुअल वेल्थ है, ठीक है। तो दैट इज वाई जो भी इन लोग में से चुना जा रहा है उसका मेन काम क्या होना चाहिए, काउस को बचाना, मतलब ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द काउ, ठीक है। तो दैट इज वाई ही वॉज नोन एज गोपति और गोपा, ठीक है। बैटल, जिस मतलब लड़ाई अगर दो ट्राइब्स के बीच में हो रहा है तो उस लड़ाई को वॉर, या वॉर तो इंग्लिश शब्द हो गया, युद्ध वगैरह शब्द नहीं कहा था,
गविष्ठी कहा जाता है, गन्वेषण कहा जाता है, गवेषण कहा जाता है, गोशु कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, संस्कृत के शब्द है ये सब। इसका मतलब ये होता है गविष्ठी मतलब गायों की खोज करना। आप कहीं पे जाके गायों की खोज कर रहे हो तो बैटल में क्या होने वाला है, एक पक्ष हारेगा एक पक्ष जीतेगा, जो जीतेगा उसके पास इनकी गाय, हारने वाली टीम की गाय यहाँ पे चली जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी, वहां से गायों को यहाँ पे लाया जाएगा। तो गायों की खोज करें मतलब और गायें लेके आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को। दैट इज वाई इट वाज नोन एज गविष्ठी और गन्वेषण और गोशु। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे डिविनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि राजा है, हमारे देवता है, यही देवता के अवतार है, भगवान ने इनको हमारी रक्षा के लिए भेजा है, या ये क्या बोलते हैं भगवान स्वरूप ही है, इनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक पर्सन है जो हम लोग के बीच में से फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स है, ठीक है। इन सब में से हम लोग ने डिसाइड किया इस व्यक्ति को बनाना है, उस व्यक्ति को बना देते थे राजन। ओके, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू डू, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट है पुरोहित, जिसको प्रीस्ट कहा जाता है, ये आप लोग के यूपीएससी ने दोनों के बारे में पूछा हुआ है। एंड सेकंड इज सेनानी, जो कि आपके आर्मी का लीडर होता था, लेकिन यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई लड़ाई हो रही है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। यहाँ पे बस ये होता था कि हाँ, जब भी लड़ाई होने वाली है तो फिर इन लोग क्या करते थे, जितने भी एबल बॉडी लोग रहते थे, जिनकी मसल वगैरह फुली फुली रहती थी, जो लड़ाई कर सकते थे, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उस व्यक्ति को उठा के लेके चले जाते थे कि लड़ाई करना है भाई। और आप लोग जाते थे, कितने आएंगे वापस बच के, वो सब कुछ भरोसा नहीं रहता। तो दे वर लाइक, नॉर्मल टाइम पे उन लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई कटाई कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। लेकिन जब लड़ाई का समय आएगा तो ये सारे के सारे प्रोमिनेंटली एक्टिव हो जाएंगे, लड़ने चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू, ठीक है। ग्रामीणी एक टर्म आता है, वो कि लीडर होगा किसका, ग्राम का, ग्राम मतलब विलेज का, ठीक है। नेक्स्ट, इसी समय पे लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, किंगशिप हेरिडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं था, यहाँ पे पुश्तैनी नहीं था, यहाँ पे हेरिडेटरी हो जाएगा, बाप का बेटा और राजा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किंग का पावर इंक्रीज होता चला गया, क्यों, क्योंकि अब भाई धीरे धीरे इनके पास अच्छी अच्छी फर्टाइल लैंड्स आती जा रहे हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सरप्लस जनरेट होगा, ज़्यादा सरप्लस जनरेट होगा तो ज़्यादा टैक्सेस मिलने वाले, या बली, या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। राजा को अच्छे अच्छे पैसे मिलने वाले, ज़्यादा इनकम होने वाले, रेवेन्यू ज़्यादा मिलने वाला है, तो उसकी पावर भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े इवेंट्स कराएगा, फेस्टिविटीज कराएगा, बड़ा राज दरबार लगाएगा, लोगों को बुलाएगा, पॉम्प शॉम्प ये सब दिखाएगा। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, लॉजिकल है। आप ही के पास खूब पैसे आते जा रहे हैं, आप क्या करोगे, ये कार ले लूँ, वो बाइक ले लूँ, ये फोन ले लूँ, ये ऐसा खरीद लूँ, वो वैसा कर दूँ। यही हो रहा था वहां पे, राजा के पास पैसे आ रहे हैं, ज्यादा इनकम आ रहा है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा सरप्लस उसके पास आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉम्प एंड शो ये सब दिखाएगा, दिखाएगा कि मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे दरबार लगाता हूँ। इस समय कॉन्सेप्ट बन के आता है सैक्रिफाइसेस का, यज्ञ करने का, ठीक है। यज्ञ करने का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इन लोग मतलब हर कुछ भी अच्छी बड़ी चीज हुई तो यज्ञ करेंगे। तो इसमें से प्रोमिनेंटली तीन यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इन सारे के बारे में जानना नहीं है, लेकिन आप लोग बस नाम याद रखिएगा। ये सब करवाते थे रेगुलर बेसिस पे। अब जितना इन लोग यज्ञ में पैसा डालेंगे, मतलब यज्ञ में मतलब जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितना एफर्ट डालेंगे, जितने रिसोर्सेज डालेंगे, उतना ज्यादा उस क्लास को जो यज्ञ कर रहा है, मतलब ब्राह्मण जो है, उन लोग को भी बेनिफिट होने वाला है, तो उनका भी वेटेज बढ़ता चला जाएगा, और आगे चल के कुछ कुछ चीजें और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन फिर भी आपके किंग के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी अभी भी नहीं है, अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ राजा एक आर्मी बना के रखा है जो हमेशा लड़ाई के लिए जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल द सिस्टम रिमेन्स द सेम। जब लड़ाई का समय आएगा तो जो जो अपने अपने काम पे थे, वो सारे के सारे अपने काम को छोड़ो और आओ लड़ाई के ऊपर टूट पड़ो, ठीक है। ये इस तरीके से काम करते थे, ठीक है, अभी भी वही चल रहा है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पैट्रिलिनियल सिस्टम है, ठीक है। आपका जो पितृसत्तात्मकता सोसाइटी थी वो वैसा का वैसा चला आ रहा है, और जो आपके फैमिली का हेड होगा उसको कुलप कहा जाएगा, मतलब कुल का हेड कुलप, ठीक है। विश या विश जो होगा उससे ऊपर हो जाएगा, जिसको क्लैन कहा जाएगा। फिर आएगा जन, ठीक है। जन जो है वो ट्राइब के लिए, ट्राइब एक पूरा का पूरा जो ट्राइब है उसके लिए शब्द यूज किया जाएगा, जन। लेकिन यहाँ पे आपके लेटर वैदिक पीरियड में जन से भी बढ़ता चला जाएगा और इसको कहा जाएगा जनपद, ठीक है। मतलब
काफी बड़ा ट्राइब हो चुका है, अब ट्राइब का जो एरिया है वो बढ़ चुका है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुकी है ट्राइब्स की, ठीक है। तो वो जनपद बन जाएगा, और ऐसे जनपद को जब काफी सारे जनपद को मिक्स करेंगे जिसमें काफी सारे अलग अलग ट्राइब्स रह रहे हैं, तो इन सबको जब मिक्स करोगे तो वो बनेगा महाजनपद, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जन कैसे 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 बनता चला गया। कुल से बना विश्व, विश्व से बना क्लैन, सॉरी विश्व से बना जन, जन से बना जनपद, और जनपद को जब मिलाया तो महाजनपद बना, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। अभी तक यहाँ पे लड़ाई कैसे हो रही थी आपके अर्ली वैदिक टाइम पे, वही गाय की खोज के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो लड़ाई हो रही है वो टेरिटरीज के लिए हो रही है। यहाँ पे गाय का अब कुछ नहीं रहेगा, अब राष्ट्र बन के टर्म आ रहा है। राष्ट्र मतलब वी नीड मोर टेरिटरीज, हम लोग को अब गायों से काम नहीं चलने वाला, बस हम लोग को टेरिटरीज चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पास्टरलिज्म से शिफ्ट हो रहे हैं ना, अब हम लोग एग्रीकल्चर पे आ रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूरी है? टेरिटरी, जब जमीन रहेगी तभी तो आप एग्रीकल्चर कर पाओगे, कहाँ हवा में करोगे, गाय भैंस के पेट के ऊपर करोगे। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है कि पैस्टरलिज्म वी आर अब उससे बाहर आ रहा है, उससे निकल के बाहर आ रहा है। तो फिर अब हम लोग जिस पे जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग लड़ाई करने वाले हैं। टेरिटरीज हम लोग का इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पास्टरलिज्म से एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। इस समय कुछ असेंबलीज होती थी जिनका बहुत ही वैल्यू होता था, आपके अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। सभा, समिति, विदत, ठीक है। सभा जो होती थी वो एलिट लोग जो होते थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे, या फिर गांव के जो बुजुर्ग होते थे, ज्ञानी लोग होते थे, एक्सपीरियंस लोग होते थे, उन सबको यहाँ पे बुलाया जाता था सभा में। समिति कॉमन पीपल का सबका होता था, इसका हेडिंग हमेशा राजा करता था, जो राजन होता था वो इसके हेडिंग करता था। विदत, ये आपके अलग अलग फंक्शंस के लिए यहाँ पे ट्राइबल असेंबली होती थी। यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट लिखा हुआ नहीं है कि इसके अंदर कौन आ सकता कौन जा सकता था। ये वेरियस फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस का काम यहाँ पे देखा जाता था, ठीक है। इसके अलावा गण भी है, जो कि एक छोटा सा असेंबली हुआ का था, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, सभा और समिति अपनी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस को खत्म हो जाएगा, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। इससे पहले ये होता था कि राजन को इन तीनों समिति से राय लेके तब जाके कोई काम करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें पूरी तरीके से गायब होती चली गई। विदत तो पूरी तरीके से एबॉलिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, इसका कोई रेफरेंस ही आगे नहीं दिखने का। लेकिन सभा समिति जो रहेंगी इनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। ये रहेंगी, काम करेंगी, लेकिन इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पावर हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ राजन। जो राजा है उसके हाथ में सारे के सारे पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटी की बात करते हैं। उस समय सोसाइटी कैसी थी? तो फर्स्ट डिविजन्स की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो डिविजन्स थे वो किसी कास्ट लाइन पे बेस्ड नहीं हुआ करते, जैसा जैसा वर्णाश्रम में हो जाएगा आगे चल के, कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये सब जो आपका बन जाएंगे, वो यहाँ पे कोई कास्ट लाइन नहीं है। यहाँ पे जिसको जो ऑक्यूपेशन करना है वो उस ऑक्यूपेशन में जा सकता है, और उस ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उसका कास्ट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि वैश्य का काम है तो वो वैश्य बन जाएगा, फिर उसका बच्चा अगर कोई ब्राह्मण का काम कर रहा है तो ब्राह्मण बन जाएगा। इस तरीके से काम होता था, ठीक है। मतलब योर ऑक्यूपेशन डिसाइड्स द योर कास्ट या फिर डिवीजन, या उस क्लान के अंदर जो भी आपका वेटेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लेटर वैदिक पीरियड में स्ट्रिक्ट फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बन जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा, अभी उसका इमेज मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपके फोर डिविजन्स हैं, ठीक है। आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपके फोर फोर डिविजन्स हैं, आपके फोर वर्ण जिनको कहा जाता है, ठीक है। वापस इस पे आते हैं। ये फोर डिविजन्स एकदम रिजिड हो जाएंगे, एकदम स्टैटिक हो जाएंगे, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कास्ट एंडोगमी होना चाहिए था, या एक्सोगमी लिखा हुआ है, एंडोगमी होना चाहिए था। कास्ट एंडोगमी, और साथ ही साथ सोशल हायरार्की एकदम रिजिड हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है। सोसाइटी में आपको अपने ही कास्ट में शादी करनी है, अपने ही कास्ट के अंदर ही आप रह सकते हो, किसी और कास्ट की लड़की से, लड़के से विवाह नहीं कर सकते। दिस ऑल थिंग्स आर इंट्रोड्यूस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट, सेक्रीफाइसेस का जो कल्ट है, जो मैंने आपको बताया यज्ञ वगैरह करने का, वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और जितना वो बढ़ता जाता है ब्राह्मण की ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो कोई ऑफेंड ना हो प्लीज़, ये सब वो समय की चीज़ें हैं, और जो लिखा उखा है वो ऐसा है, ठीक है। मैं खुद ही ब्राह्मण हूँ, ठीक है। वर्णाश्रम सिस्टम की बात की जाए तो वर्ण सिस्टम जो है ये क्या है? ये इनिशियली ऋग्वैदिक पीरियड में क्या होता था कि वर्ण वॉज
अ टर्म फॉर द कलर, जो शरीर का जो कलर है उसके हिसाब से इसको कहा गया था वर्ण, ठीक है। वर्ण, आज भी संस्कृत में वर्ण का मतलब कलर ही होता है, कलर, कलर को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो किस वर्ण के, जैसे श्याम वर्ण, कृष्ण जी को कहा जाता है श्याम वर्ण के हैं, ठीक है। इस तरीके से गौर वर्ण की है आपकी राधा जी, और कृष्ण जी आपके श्याम वर्ण के, इस तरीके के शब्द यूज किया जाता है, तो कलर बता रहा है, ठीक है। तो जो आपका ऋग्वैदिक टाइम है या फिर अर्ली वैदिक जो टाइम है, उस समय वर्ण के हिसाब से सिर्फ आपके जो वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल थे उन लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है। जो वैदिक पीपल्स थे, आर्यंस जिनको कहा जा रहा है, वो अलग होते थे, उनके गौर वर्ण होते थे, मतलब वो गोरे होते थे। और नॉन वैदिक या फिर यहाँ के जो नेटिव ट्राइब्स थे, दस्यूस जिनको कहा जाता है, उनको दस्यूस कहा जाता था। और वो नॉन वर्ण में आते थे, मतलब वो वर्ण के अलग वाले हिस्से में आ रहे, मतलब वो ब्लैक वर्ण के ना, दैट इज वाई दे वर कंसिडर एज दैट। उनको दस्यूस कहा जाता है या फिर दासास कहा जाता है, मतलब दास होते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय जो सोसाइटी है वो, आप लोग ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इगैलिटेरियन है, लेकिन आपका डिवीजन ऑफ लेबर एंड जेंडर वगैरह इस समय बहुत ही डेफिनेट हुआ करता है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था, और सबके अंदर, लेकिन ये है कि जो आपका वैदिक सोसाइटी है उसके अंदर इगैलिटेरिज्म है, ठीक है। आप समझ रहे, एक तरफ आपका वैदिक आपके आर्यंस है, ठीक है, और दूसरी तरफ है दासास, ठीक है, दास लोग हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इनके अंदर कोई मतलब इगैलिटेरिज्म तो है नहीं, इनको आप लोगों ने स्लेव की तरह रखा हुआ, ठीक है। ये आपके स्लेव्स हैं, आपके जो दास हैं, ये इनको स्लेव्स की तरह रखा गया, काम के लिए यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग इनको रोप अप कर रहे हो, ठीक है। तो ये इगैलिटेरिज्म नहीं है, लेकिन आर्यंस के अंदर इगैलिटेरिज्म है, ठीक है। इसके अंदर इगैलिटेरिज्म पूरी तरीके से दिया हुआ है, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, आप कास्ट वगैरह को चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें इगैलिटिज्म यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट इन लोगों को पता था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्णाश्रम सिस्टम जो होता है मोर डिस्टिंक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दासास तो है ही है, उसके अलावा जो आपका फोर फोल्ड डिवीजन बनाया गया, वो भी एकदम डिस्टिंग्विश कर रहा है कि भाई ये शूद्र है तो ये शूद्र रहेगा, ये वैश्य है तो वैश्य ही रहेगा, ये आपका क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहेगा, ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहने वाला। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसने उस वर्ण के अंदर बर्थ लिया है, ठीक है। आपने उस वर्ण के अंदर बर्थ लिया है, दैट इज वाई यू हैव बिकम ऑफ दैट वर्ण, आप उस वर्ण के हो गए क्योंकि आप उस वर्ण में पैदा हुए। अब आप कुछ भी कर लो, कोई भी ऑक्यूपेशन ले लो, कोई कुछ भी कर लो, आप अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म की सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आपके फोर फोर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है। आगे आश्रम, वर्णाश्रम जो होता है, इसमें जो आश्रम टर्म है उसका भी मैं आपको, चलिए ये भी बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये आपके आश्रम है, ठीक है। आपके वेदास के अंदर चार आश्रम, जैसे आपके चार चार वर्ण बताए गए, उसी तरीके से चार आश्रम भी बताए गए, जिसमें संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, चार आपके क्या बोलते हैं आश्रम है। ये आपका इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य सबसे बचपन का समय होता है, ठीक है, जब आप क्या बोलते हैं 25 साल से पहले के रहते हो। फिर 25 साल से 50 साल के बीच में आप गृहस्थ रहते हो, आप फैमिली ड्यूटीज परस्यू करते हो। उसके बाद वानप्रस्थ पे जाते हो, जिसमें आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अपने डिवोट करना स्टार्ट करते हो, धीरे 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 करके। एंड फिर लास्टली आता है संन्यास, जिसमें आप पूरी तरीके से सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हो, और आप मतलब एकदम संन्यास ले लेते हो और सन्यासी का जीवन जीना स्टार्ट कर देते हो। दिस आर द ऑल फोर आश्रम्स ऑफ द लाइफ, ठीक है, जो उस समय प्रोपोगेट किया गया था। सोशल मोबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अपना प्रोफेशन चेंज किया जा सकता है आसानी से, कोई भी इसमें स्ट्रिक्ट रूल वगैरह नहीं था, तो आसानी से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपकी स्ट्रिक्ट मोबिलिटी होती है, मतलब आप नहीं चेंज कर सकते, ओके। पोजीशन ऑफ वुमेन, इट इज अ फोरमोस्ट थिंग, इसको तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन फिर भी वुमेन्स को इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया जा रहा है, उनको एजुकेशन दिया जा रहा है, उनको हर एक्सेसिबल हर चीज़ है उनके लिए एक्सेसिबल। वो सभा में जा रही है, समिति में जा रही है, विदत में जा रही है, ज्ञानी ज्ञानी औरतें वहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो अच्छे अच्छे काम में करे, पोएट कोई है, कोई गाने लिख रहे हैं, कोई ऋग्वेद के अंदर अपनी ऋचाएँ लिख रही हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही है, बुक्स लिख रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चीज़ें देखा जाए। इसके अलावा उनको चॉइस है अपने हस्बैंड को चूज करने का, स्वयंवर का कॉन्सेप्ट जो आप लोग जानते होंगे कि स्वयंवर का कॉन्सेप्ट इसी समय का है कि भाई वुमेन्स वेर अलाउड टू चूज देयर ओन हस्बैंड, उनको किसी का फोर्सफुल नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा ये कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं शादी, ऐसा नहीं है।
दे वर अलाउड टू चूज द ओन, जिसको भी वो चाहे उससे वो शादी कर सकती है, उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगा। इसके अलावा सती और पर्दा प्रथा के कोई भी एविडेंसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये आपका ऋग्वैदिक सोसाइटी अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन लोगों को किसी को यही नहीं पता, यही नहीं है कोई भी सती क्या होता है या पर्दा प्रथा क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट अब आपका लेटर वैदिक में क्या हो जाएगा, आपके पोजीशन इन द सोसाइटी में डिटोरिएशन आएगा, इनको सबॉर्डिनेट पोजीशन दिया जाएगा और उनको सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स के लिए ही सिर्फ रखा जाएगा। उनको बाहर जाना, कोई भी काम में संलिप्त तो होना, किसी भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करना, सब पूरी तरीके से वर्जित होने लगेगा धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे करके रिजिड ही होता जाएगा। इनफैक्ट देयर देयर स्टेटस इज रिड्यूस टू जस्ट लाइक शूद्रा, शूद्र के मुकाबले में उनका स्टेटस उतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था कि वो ये नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती। दे वर डिवाइड ऑफ रीडिंग द वेदास, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ना उन लोग को पूरी तरीके से मना कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इन लोग सभा और समिति में जाना इन लोग को पूरी तरीके से बंद कर दिया था कि भाई आप लोग इसमें आने लायक नहीं हो, आप लोग को इसमें आने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ सती एंड पर्दा देखने को मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। इसके रेफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट इवन देन देयर आर रेफरेंसेस ऑफ वुमेन स्कॉलर, जिन्होंने जैसे गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ये सब लोपामुद्रा, ये सब बहुत सारी आपकी क्या बोलते हैं उस समय के फीमेल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वेदों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। किसी ना किसी वेदों में उन्होंने अपने ऋचाएं लिखी हैं, कुछ ना कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। दैट इज वाई वी हैव द मेंशन ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट, मैरिज की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी पहले पहले इनिशियल स्टेजेस में क्या था, मोनोगामी को ही परमिट किया गया था। मतलब मोनोगामस मतलब एक औरत एक मर्द, इस तरीके की शादी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी नहीं प्रैक्टिस की जाती थी। देयर आर रेफरेंसेस, मोस्टली ये जो रिचर क्लास होते थे उनके पास मोनोगैमी या पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री के इंस्टेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कहीं पे भी मतलब जो आपका लोअर क्लास है उसमें देखने को नहीं मिलता, उसमें आपको मोनोगैमस सोसाइटी ही देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा लेविरेट नाम की एक चीज़ है, जब आपका मतलब जो औरत है उसका अगर हस्बैंड डेथ हो जाता है तो उसकी शादी उसके यंगर ब्रदर से करा दिया, या देवर जिसको कहा था उससे करा दी जाती थी। इसके अलावा नियोग सिस्टम में था, ठीक है। नियोग सिस्टम इज ए टेम्पररी शादी होती थी, छोटे भाई के साथ शादी करा देता था और फिर उसके बाद जब बच्चा हो जाता था तो औरत को उस बच्चे के साथ छोड़ दिया जाता था कि आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज की बात की जाए, यहाँ पे इस समय चाइल्ड मैरिज के कोई भी इंस्टेंसेस यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चाइल्ड मैरिज के इंस्टेंसेस नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आपके लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज कॉमन हो जाता है। यहाँ पे बच्चों की शादी पहले करा दो, जल्दी करा दो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोत्र जो होते हैं वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है और मैरिज को सेम गोत्र में ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, सॉरी सेम गोत्र का नहीं हो सकता, सेम आउट ऑफ गोत्र होना चाहिए, ठीक है। कास्ट एंडोगेमी होगा, गोत्र एक्सोगेमी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कास्ट में एंडोगेमी होगा, एक कास्ट का व्यक्ति एक ही कास्ट के अंदर ही शादी करेगा। लेकिन जो गोत्र है उसमें वो एंडोगेमी देखा जाए और एक्सोगेमी देखा जाएगा, मतलब एक गोत्र का व्यक्ति एक गोत्र की और मतलब सेम गोत्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। ये गोत्र एक्सोगेमी प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये पीनेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया गया वो कोई खास नहीं इतना चीज, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आपको आश्रम से बता दिए, आपको ये वर्णास बता दिए। इसमें ये सिर्फ लास्ट वाला बच गया पुरुषार्थ, सॉरी। लाइफ में हर एक इंसान के चार पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। ये चार आपके पुरुषार्थ है। ये मतलब ये दे आर द एसेंस ऑफ लाइफ, मतलब हर एक व्यक्ति को यही चारों चीज करनी है, यही चीज के लिए वो सिर्फ धरती पे आया है, यही उसका मेन आइडिया बिहाइंड उसका जो एडवेंट हुआ है धरती के ऊपर, वो इसी वजह से हुआ कि ये चारों चीज का उसको संग्रहण करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी आपका अर्ली सिस्टम में मैंने बताया पैस्टोरल इकोनॉमी थी। क्यों? इन लोग पास्टर पे ज़्यादा, इन लोग कैटल वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उससे रिलेटेड इनके काम चल रहे, गवेस्टी वगैरह कर रहे हैं।
कन्वेशन कर रहा है। तो इन लोग सब कुछ पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, पास्टोरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है या कैटल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, गायों के ऊपर डिपेंडेंट है। इनका मेन वेल्थ क्या है, आपके कैटल्स है। और जो वेल्दी मैन होता था जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसको गोमत कहा जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्यों, पास्टोरलिज्म हम लोग खत्म कर दिया, अब हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बूम कर गया, ठीक है। तो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हम लोग चले गए तो हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और measure of wealth becomes the land territory becomes the measure of wealth, ओके। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही कम एविडेंसेस मिलते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के, कि ट्रेड एंड कॉमर्स नाम का कुछ होता भी था, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्यों, क्योंकि दे आर पैस्टोरिस्ट ना, आज यहाँ पे घास मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो वहाँ से दूसरे जगह चलेंगे। ये तो नहीं आएंगे कि हाँ मेरा वहाँ पे जमीन था, मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाला, वहाँ उस जमीन में कुछ है ही नहीं, कुछ घास उग ही नहीं रहा, तो किसी काम का ही नहीं है। क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन द कैटल्स। कैटल्स जब तक नहीं कुछ काम की रहेंगी, तब मतलब खा नहीं पाएंगी, तो किसी काम की नहीं होने वाली है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि कैटल्स ज़्यादा है, ये आप जमीन का खुदाई करके या फिर एग्रीकल्चर वगैरह नहीं करने वाला, ठीक है। तो दैट इज वाई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे नहीं था। फिर भी यूनिट ऑफ करेंसी हम लोग को देखने को मिलता है निक्स, ठीक है। निष्क करके एक यूनिट ऑफ करेंसी देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं इट इज नाक में पहनने के लिए कुछ ऐसे ऑर्नामेंट था, वो होता है। कुछ लोग बोलते हैं इसको गले में पहनने का एक ऑर्नामेंट है, और कुछ इसको एज ए कॉइन मानते हैं। हालांकि किसी के भी साक्ष्य एकदम प्रूफ नहीं है कि ये ही होता था, ठीक है। बट वी हैव द टर्म निष्क करके कि ये यूनिट ऑफ करेंसी हुआ करते थे उस समय के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, यहाँ पे लैंड अभी भी कम्युनली ओन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जन्म ले रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इन लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ जन्म ले रहे हैं, कि क्योंकि अब घर अलग अलग होता चला जा रहा है। एक एक जो गृहपति है वो अपने घर को लेकर अलग रह रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बढ़ते चला जा रहा है। घर जो एक एक फैमिली जो है वो भी एक्सपांड करिए, उसके अंदर भी लोग एक्सपांड करें, तो लोग धीरे धीरे करके प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट आया कि मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा, मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा, कम्युनिटी में नहीं रहेगा जंगलियों की तरह, इस तरीके से नहीं। यहाँ पे भी निष्क जो है वो प्रेवलेंट है सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पे ट्रेड का साक्ष्य देखने को मिलता है, और वो भी बार्टर सिस्टम के द्वारा। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग दूसरे को देख के दूसरे से कुछ ले रहे हैं, तो हम लोग बार्टर सिस्टम यहाँ पे प्रोमिनेंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस समय श्रेष्ठीन करके या गिल्ड सिस्टम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। गिल्ड सिस्टम ये होता है कि भाई किसी एक चीज में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, वो काफी ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, वो किसी एक काम में लगे हुए। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि उन लोग किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं, कोई गोल्ड में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो वो सारा का सारा जो श्रेष्ठीन पूरा का पूरा ग्रुप होगा, वो उस ग्रुप में सब के सब गोल्ड के ऊपर काम करता है, ठीक है। और उसके रूल्स वगैरह वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पे नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम था, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे राजा भी हेरिडेटरी नहीं है, कुछ भी कॉन्सेप्ट ये नहीं है, लड़ाई वगैरह भी एकदम सिंपल ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, बस बलि का कॉन्सेप्ट आता है। बलि मतलब वो काटने वाला बलि वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉलेंट्री ट्रिब्यूट को बलि कहा जाता है, मतलब मैं अपनी इच्छा से, मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे राजा, मैं इनको कुछ अपने तरफ से दूं, तो इसको कहा जाएगा बलि, ठीक है। इसके अलावा जो वॉर के बाद जो कुछ वॉर बाउंड्रीज जो मिलते हैं, वो सब भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यही सिर्फ इनका रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता है, ठीक है। इसके अलावा गिफ्ट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे लेकिन टैक्सेस और ट्रिब्यूट कलेक्शन करने का एक सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व कर जाता है, ठीक है। इसको इस पूरे जो टैक्सेस है इसका कलेक्शन करने का जो काम था वो संग्रहिती करता था, ठीक है। इस संग्रहिती एक पोस्ट अलग से बना के जाता है, जो काम यही करता है कि जो भी टैक्सेस है या फिर जो ट्रिब्यूट्स वगैरह राजा के लिए आए जा रहे हैं उसको वो कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्यास। अल्टीमेटली ऐसा हो जाता है कि वैश्यास आर द ओनली पीपल हु पे द टैक्सेस। लास्ट में ऐसा हो जाता है कि क्षत्रिय टैक्स पे नहीं करेंगे, ब्राह्मण को कोई टैक्स ही नहीं देना था, एंड शूद्रास उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो टैक्स का पे करके तो सिर्फ एक ही बच जाते हैं, वैश्य, जो कि टैक्स देते थे, ओके। नेक्स्ट, क्राफ्ट्स की बात करें तो इस दौरान आपके चैरेट मेकिंग, रथ जिसको कहा था, कारपेंट्री, टैनिंग, ये सब जो कि आपके युद्ध के, लड़ाई के लिए, जीतने के लिए जो इंपॉर्टेंट था, वो सब चीज़ें यहाँ पे की जाती थी।
नेक्स्ट यहाँ पे कॉपर से इन लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, लेकिन आयरन का यूज़ बहुत कम करते थे। यहाँ पे डिडेंट यूज लिखा हुआ है, बट बहुत कम करते थे। देर आर रेफरेंसेस ऑफ फर्स्ट एज में भी आपका कि आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस हद तक नहीं होता जितना आपके सेकेंड फेज में हो जाता है, ठीक है। लेटर वेदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस समय के जो पॉटरीज है उसको ओका कलर पॉटरी कहा जाता है। ये देखिए इसका फोटो दिख रहा है आप लोग को। और ये इसके बाद नेक्स्ट फेज में आता है जिसको पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है, जो कि आपके लेटर वेदिक फेज में आता है। ओके, लेटर वैदिक पीरियड में आपका यूज ऑफ आयरन तेजी से बढ़ जाता है। इसको कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, कॉपर, इन सब का भी यूज तेजी से बढ़ता जाता है। और जो इस समय के आपके पॉटरीज है उसको पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ये देखिए कितना इवॉल्व हो चुका है, कितना पॉलिशिंग दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितना रफ है ये, और यहाँ पे कितना पॉलिश किया हुआ, कितना साफ सुथरा सुंदर सा दिख रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन स्टार्ट है, अपने चरम पे जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। और इस फेज को आयरन फेज भी इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस समय आयरन का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आयरन फेज कल्चर। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे शिफ्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये खुद ही शिफ्ट हो रहा है ना। पास्टोरलिज्म यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है। ये एक जगह पे रुक के थोड़ी ना घास खाने वाले हैं। एक जगह पे घास खाया, अब वहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ से आगे चले गए। तो जब तक वहाँ पे घास खा रही है उनकी गायें, तब तक वो वहाँ पे थोड़ी खेती कर लिया, थोड़ा सा डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट कर लिया, जो कुछ उगा होगा उससे खाया पिया काम चलाया। उसके बाद जब वहाँ पे सूखा पड़ने लगा तो वहाँ से वो मूव ऑन कर गए। दैट इज वाई शिफ्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिस करते थे। बार्ली, जिसको यव कहा गया, वो इनका प्रोमिनेंट ग्रेन था, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय इन लोग वुलन प्लाउस वगैरह का यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर आ जाएगा। जस्ट उसका उल्टा, यहाँ पे इन लोग पास्टोरलिज्म फॉलो करते हैं, यहाँ पे लेकिन एग्रीकल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो इस लोग सेटल एग्रीकल्चर के ट्रेंड में आ जाएंगे। इन लोग सेटल एग्रीकल्चर, एक जगह पे रहना, वहाँ पे अपना घर बनाना, वहाँ पे अपना विलेज कुटुंब वगैरह पूरा का पूरा सेटअप करना, बगल में खेत होना, वहाँ पे काम करना, इस तरीके की चीज़ें इन लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इन लोग मिक्स्ड फार्मिंग करेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब ये नहीं कि एडवांस टाइप ऑफ मिक्स फार्मिंग करेंगे। इसका मतलब कैटल के साथ साथ आपका कल्टीवेशन चलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब आप कल्टीवेशन तो करोगे करेंगे, उसके साथ साथ आप कैटल्स को भी रियरिंग करोगे, उनकी भी हर्डिंग करोगे, उनसे भी आप कुछ ना कुछ फूड प्रोडक्ट्स पाने वाले हो। और इनफैक्ट आप जो ग्रेन्स उगाओगे वो भी आप कैटल्स को दोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट मिक्स फार्मिंग इज। राइस, जिसको व्रीही कहा गया है, वीट, जिसको गोधुमा कहा गया है, ये अब धीरे धीरे स्टेपल डाइट में इंक्लूड हो जाता है अगेंस्ट द यव। जो पहले यव हुआ करता था, अब राइस और वीट वगैरह भी आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजन क्या था इनका समय का, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स वगैरह हैं जो इससे रिलेटेड है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिलीजन की बात करते हैं। नेचर ऑफ द वर्शिप क्या है, यहाँ पे कोई भी टेम्पल वर्शिप, आइडल वर्शिप का कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव एनिमिज्म टाइप ऑफ इन लोग फॉलो करते हैं। एनिमिज्म मतलब जानवरों को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग फोर्सेस ऑफ नेचर या नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, विंड, रेन, वाटर या अदर थिंग्स जो कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को हम लोग वर्शिप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आइडोलेट्री जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। मतलब आइडल्स की वर्शिप करना स्टार्ट हो जाता है। लोग इनकी पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा वगैरह स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा यज्ञ वगैरह की मैंने बता ही दिया था कि वो बहुत ज़्यादा एलाबरेट वगैरह होते जाते हैं। ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी इसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय, ये सब कराए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेल गॉड्स एंड ये सब इतना याद रखेंगे, नीचे वाला चीज़ें याद रखेंगे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से गॉड्स हुआ करते हैं, ठीक है। मेल गॉड्स जो इस समय थे तो आपके इंद्र, जो कि गॉड ऑफ थंडर है, ठीक है। अग्नि, गॉड ऑफ फायर। वरुण, गॉड ऑफ वाटर। सोम, प्लांट्स के देवता। यम, डेथ के देवता। पूषण, जो कि जंगल, पाथ, हर्ड्समैन, कैटल्स के देवता होते थे। विष्णु एक बेनेवोलेंट गॉड है। मारुत जो है वो गॉड ऑफ स्टॉर्म्स है, ठीक है। अश्विन, ये ट्विन गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी है। ये सब आपके पूजे जाते हैं। इसके अलावा और मतलब गॉडेसेस भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। और यहाँ पे आपके लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, इंद्र और अग्नि जो कि उस समय के प्रोमिनेंट गॉड्स है, ये दोनों जो गॉड्स है ये प्रोमिनेंट गॉड्स है। इनफैक्ट इंद्र के ऊपर तो 250 से ज़्यादा हाइम्स लिखे गए हैं, 200 हाइम्स लिखे गए हैं। आपके अग्नि के लिए इन सब का इंपॉर्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। और प्रजापति ये प्रोमिनेंटली ऊपर चले आता है, ठीक है। ये प्रजापति जो होते हैं वो प्रोमिनेंट गॉड बन के ऊपर आता है। विष्णु और रुद्र जो पहले
छोटे भगवान हुआ करते हैं वो अब प्रोमिनेंट गॉड्स बन जाते हैं। ये सब इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं था, खास नहीं, लेकिन ये सब एक बार बस याद रखेगा। इसके अलावा पूषण जो है वो शूद्रों के देवता बना दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल गॉड्स कौन कौन से, सावित्री, अदिति, पृथ्वी, नृत्य, उषा, ठीक है। सावित्री सोलर गॉडेस है, आप अदिति गॉडेस ऑफ इटर्निटी है, अर्थ गॉडेस आपकी पृथ्वी है, गॉडेस ऑफ डेथ नृत्य है, और गॉडेस ऑफ डॉन जो है वो उषा है, ठीक है। डेमी गॉड्स ये सब इनको यक्ष कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये गंधर्व होते हैं, डिवाइन म्यूजिशियंस होते हैं, आपके अप्सरा होती है जो मिस्ट्रेस होती हैं गॉड की, ये विश्व देवास होते हैं जो कि इंटरमीडिएट टाइप के देवता हैं, और आर्यमान होते हैं जो कि गार्डियंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब इतना भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान वगैरह ये सब चीज़ें इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब इतना यूपीएससी फालतू सवाल नहीं पूछने वाला, लेकिन एक बार देख के रखिएगा तो कुछ तो आइडिया होगा, ठीक है। लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपके यूपीएससी ने कई बार इसमें से एक दो टर्म्स वगैरह पूछे हुए हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है गोधुली, जिसको टाइम कहा जाए, गोधुली बेला कहा जाता है, आज भी इसका उपयोग किया जाता है। गोधुली बेला ऐसा समय होता है जब गाय वापस अपने घर पे आती है, शाम के समय वापस अपने घर पे आती है, तो उनके गायों की धूली, मतलब जो उनके चलने की वजह से जो धूल उड़ता है, उसके वजह से उस समय को गोधुली बेला कहा जाता है। मतलब उस समय पे गाय सबके सब साथ में आती हैं तो काफी धूल उड़ती है, तो इसलिए कहा जाता है गोधुली बेला या गोधुली समय, ठीक है। नेक्स्ट है गवयुक्ति, ये डिस्टेंस का है, गोत्र किनशिप है, गण लीनेज है, ग्राम विलेज है। गौरी बफेलो को कहा जाता है। गोजित जो गौ को जीतता था उसको कहा जाता है। गोघना ये गेस्ट को कहा जाता था। संसार, अच्छा हाँ, ये टर्म्स ऐसे टर्म्स है जो किसी बुक्स के अंदर आए हैं, तो वो कौन कौन से बुक्स है वो यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। संसार जिसके अंदर ये बताया गया कि आत्मा नश्वर है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे सिर्फ जाती है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाती है। इस प्रोसेस को किस में बताया गया, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, ओके। 4 आश्रम, आपके 4 आश्रम, किस में बताया गया, जबाल उपनिषद में बताया गया। मांडुक उपनिषद में बताया गया है, छत्रमेव जयते, यूपीएससी ने पूछा था। 4 फोल्ड वर्णाश्रम कहाँ बताया गया, ये वर्णाश्रम है, ये 4 आश्रम है, ठीक है। ये वर्णाश्रम आपके 10वें मंडल में बताया गया ऋग्वेद के। त्रिमूर्ति गॉड मैत्रेयी उपनिषद में बताया गया। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो भी 10वें मंडल में बताया गया ऋग्वेद में। और सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं या ट्विन डॉटर्स ऑफ द प्रजापति हैं, वो अथर्ववेद में बताया गया, ठीक है। होप करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने वैदिक और लेटर वैदिक दोनों भी एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। आप लोग को होप करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, सब वापस से डिस्कशन किया जाएगा, अच्छी तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा लगभग इसी टाइम में, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।